हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार है। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली वी आर लेक्चर नंबर 6 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। काफी इजी चैप्टर है और काफी स्कोरिंग है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ठीक है ना। सो वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 6। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन में एक बार आप लोगों को सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करा दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सो दैट अभी मैं जब चीज़ों को पढ़ाऊँ तो अपन चीज़ों को लिंक कर सकें। ठीक है ना। तो पहले हम 2 मिनट तो नहीं बोलूँगा, कम से कम 5 मिनट हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे कि अभी तक मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया है। देखिए चैप्टर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, जहाँ हम लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। जिसमें मैंने आपको बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे डिफाइन कैसे किए जाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन के दौरान बताए थे। नो द प्रॉब्लम इज हमको कई बार चैप्टर में कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे फॉर्मूले में मेरे को मोलैरिटी चाहिए, बट क्वेश्चन में मेरे को मोलैरिटी की बजाय मोलैलिटी दिया हुआ है। तो उस समय आपको उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म को इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि आपके पास बेसिक कुछ 4 स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूले हैं जो हमारे बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। आप उन फ़ॉर्मूलेज़ को याद रख सकें और आप डायरेक्टली इंटर कन्वर्जन कर सकें। लेकिन इसका एक कंस्ट्रेंट रहता है कि पहली बात आपको इन फ़ॉर्मूले को याद करना जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, कहीं पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जो कि हम भूल जाते हैं, नो डाउट। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि यार ये फ़ॉर्मूले चलो ठीक है सर याद हो गए तो हम कुछ पर्टिकुलर इंटर कन्वर्जन्स कर पाएँगे। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कर लेंगे। बट यार मेरे को कोई और रिक्वायरमेंट हो गई तो यार हो सकता है मेरे को परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, बट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे को चाहिए मोलैलिटी स्मॉल एम, क्वेश्चन में दिया परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, लेकिन सर आपने तो उसका कोई इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन टर्म्स के कंसेप्ट होता है जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन के दौरान बताया था। आज भी मैं आपको रिवाइज कराते समय बताऊंगा, जब एक क्वेश्चन में यूज करूंगा तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि आप किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा। बट वंस यू गेट टू द कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपको ये पार्ट बहुत ईजी लगने लग जाए। ठीक है ना। तो मैं अभी बस आपको फॉर्मूले रिवाइज करा दूं। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपके सामने मैंने आपको बताया था, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नो, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बिकॉज इस चैप्टर में दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, वेयर मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, इस एक्सप्रेशन में एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख के प्रोसीड करेंगे। अगर क्वेश्चन में मोलैलिटी दिया है एंड इट हैज आस्क्ड यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तब इस एक्सप्रेशन में आपको अल्टीमेटली मोलैलिटी तो दी होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए आपने x लिखा तो इसको आप 1 माइनस x लिख के सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड करेंगे। दूसरा है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में इंटर कन्वर्जन। नो, इस चैप्टर का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल ये फॉर्मूला आपको पता रहे, वेयर मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पे बोल रहा था बेटा फॉर्मूले काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल अगर आपको याद हो जाना बेटा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको एक जनरल तरीका आता है जिससे आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जल्द ही जब मैं 11th स्टैंडर्ड के सेशंस को लॉन्च करूंगा तो वहां पे भी इनको पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बस वो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरह एक रिलेशन और है जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई क्वेश्चंस देखे वहां पे यूज किया है और मैं आज की क्लास में आपको यूज भी कराऊंगा। मोलैरिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के बीच का रिश्ता। मोलैरिटी कैपिटल है, मोलैरिटी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वेयर मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 into परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब जगह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, बस जहां पे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है वहां पे सॉल्वेंट है। याद रखने का तरीका बच्चों, ठीक है ना। और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी को कैन ऑल्सो बी रिटन एज परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये चार रिलेशन ऐसे हैं जो कि कई बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में एज ए रेफरेंस बच्चों के लिए लिखे रहते हैं। मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता था, बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंट यूज है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप याद रखें। बट साथ ही साथ अगर इनकेस आप इसको भूल जाते हैं तो आपको इनको कन्वर्ट करने का लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जो यहाँ पे आज क्वेश्चन की मदद से आपको जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है ना। फिर मैंने आपको पढ़ाया था
कि भाई हम डील करने वाले लिक्विड सॉल्यूशन से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड सॉल्यूशन? भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे एक सॉल्यूट को आपने किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड किया और हम उस लिक्विड सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े थे कि भाई मैं आपको बताया था व्हाट इज वेपर प्रेशर, कि भाई अगर आपने किसी लिक्विड सॉल्यूशन को एक बीकर में डाला, एक क्लोज्ड बीकर में डाला एंड तो क्या होता है, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन की जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं विच इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। फिर ये वेपर स्टेट से कन्वर्ट होके कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है इन वेपर्स और इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, दैट इज रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेपर्स मेरी प्रेजेंट है और वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन को डील करने वाले हैं। पहला केस जो मैंने आपको बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल मींस आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है वो भी वोलेटाइल नेचर का है, वो भी वेपर्स कंडेंस, वो भी इवापोरेट हो सकता है, वो भी कुछ ना कुछ वेपर्स क्रिएट करेगा। दूसरा केस कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, केस नंबर 3 में जो लिखा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस आपने जो सॉल्यूट ऐड किया वो सॉलिड स्टेट होने के कारण नो डाउट डिसॉल्व हो गया है, बट सिंस इट वाज सॉलिड इन नेचर देयरफॉर उसकी वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी क्या है, नहीं है, जीरो है। इट मींस दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और तीसरा ये है केस जो कि एनसीईआरटी मेंशन नहीं बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू इमिक्सेबल लिक्विड्स। दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल है बट दोनों लिक्विड मिक्स नहीं कर रही है, तब हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहला केस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ बताते हैं कि total vapor pressure is given by P equals to P naught A XA plus P naught B XB. What is P naught XA? It is vapor pressure due to liquid A. And what is P naught B XB? It is vapor pressure due to liquid B. Since both are volatile in nature, therefore total vapor pressure equals to P naught A XA plus P naught B XB. What is P naught A and P naught B? मैंने आपको बताया था बेटा, not word means लिख दिया, it means that is a vapor pressure of pure liquid. जब वो ए लिक्विड है वो जब प्योर स्टेट में रहता तब उसके कारण जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड इट्स पी नॉट ए। बट वहां पे अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन चुका है, अब जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी के साथ प्रेजेंट है, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तब यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए कितना है, इट इज पी नॉट ए इंटू एक्सए। एक्सए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बी इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्सए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ये सभी रिलेशंस हमने राउल्ट्स लॉ की मदद से निकाले थे। ठीक है ना। फिर केस नंबर 2 और यहाँ पे एक चीज और हमने पढ़ी थी, सॉरी केस नंबर 2 में जाने से पहले बता दूं, यहाँ पे हमने एक चीज और क्या पढ़ी थी कि सर ए और बी लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है सर, दोनों के कारण कुछ वेपर प्रेशर आएगा दैट इज पी, हमने जो कि निकाला। अब जब ये वेपर प्रेशर हम निकाला तो अल्टीमेटली सर हमारे वेपर्स का जो कंपोजिशन है इन वेपर फेज अब कांस्टेंट हो चुका है, बिकॉज नाउ द रेट ऑफ इवापोरेशन हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वेपर फेज में कंपोजिशन अब क्या हो गया, फिक्स हो चुका है। तो जो वेपर फेज में ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंपोजिशन बताना। अब यहाँ पे हम मोल्स नहीं निकाल पाते, बट विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ वी कैन कैलकुलेट देयर कंपोजिशन इन वेपर फेज इन टर्म्स ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, दोनों का यूज करके, दोनों की मदद से। ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, कि वेपर फेज में ए और बी के जो कंपोजिशन आए उनका मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप रिश्ता बता दो। मोल्स नहीं बता सकता, मास नहीं बता सकता, बट आई कैन कैलकुलेट, आई कैन गिव यू मोल फ्रैक्शन विच इज नॉट एज वाई ए एंड वाई बी। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ डाल्टन्स लॉ का यूज हुआ। भाई टोटल प्रेशर कितना है वेपर में आपको पता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ का यूज करते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं बेटा, कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, सॉरी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर ए इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा वही यहाँ पे भी हो गया कि पी ए इक्वल्स टू व्हाट इज पी ए, इट इज प्रेशर ड्यू टू वेपर ए, लिक्विड ए के कारण जो वेपर्स कन्वर्ट है, मोल फ्रैक्शन ए इंटू पी इज टोटल प्रेशर। पी का वैल्यू हमको पता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और पी ए का वैल्यू पता है, व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू ए, पी नॉट ए एक्स ए, राउल्ट्स लॉ। तो देयरफॉर वाई ए का वैल्यू कितना आ गया, पी ए अपॉन बी, और पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए है,
और P का वैल्यू क्या हमको पता है, P का वैल्यू ये रहा। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था कि आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बाय दिस मेथड, जहां पे आपको पहले कैपिटल P टोटल प्रेशर P निकालना पड़ेगा, फिर आपको P नॉट एक्स अपॉन P में यूज करना पड़ेगा, मैंने आपको रिकमेंड किया है, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप y अपॉन वाई बी का रेशियो निकालो बेटा। y अपॉन वाई बी का रेशियो निकालोगे बेटा तो दोनों का सब्स्टिट्यूट करोगे तो P कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट एक्स ए अपॉन P नॉट बी एक्स पी। बस अब मैथमेटिकली इस इक्वेशन को यूज करो टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। लेट्स से एग्जांपल के लिए y अपॉन वाई बी लेट्स से आपका सॉल्व करके आया इस इक्वेशन को यूज करके जो मैंने लिखी है, लेट्स से 2/3। लेट्स से आपको सॉल्व करके y अपॉन वाई बी का वैल्यू कितना मिला, 2/3। तो देयरफॉर y कितना हो जाएगा आपको पता है, इट इज 2/5 एंड y कितना हो जाएगा आपका 3/5। बाय सिंपल मैथमेटिक्स y हो गया 2x, मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना हो गया 2x, मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना हो गया 3x। बस उसकी मदद से आप टोटल मोल्स कितने हो गए 5x, ऐसे करके आप प्रोसीड करेंगे तो अल्टीमेटली आई कैन से y इक्वल्स टू 2/3, yb इक्वल्स टू 3/5, ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेट्स से सॉल्व करके आ गया भाई, क्यों अब बार बार p निकालो सॉल्व करो, ठीक है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए दूसरी इक्वेशन है, ये क्या है, क्वेश्चन में मेरे पास x से xb का तो वैल्यू नहीं है, लिक्विड स्टेटमेंट का क्या कंपोजिशन है मेरे को पता ही नहीं, बट क्वेश्चन में मेरे को y yb गिवन है, क्वेश्चन में मेरे को y yb गिवन है और मुझसे पूछ लिया गया टोटल वेपर प्रेशर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपसे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन पूछ लिया, क्वेश्चन में आपको वेपर फेस का कंपोजिशन दिया y yb, तब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। इसका डेरिवेशन हमने क्लास में किया है, बट आई रिकमेंड एवरीवन कि आपको एक्सप्रेशन भी याद रहे। 1 अपॉन p इक्वल्स टू y नॉट ए अपॉन p, सॉरी y a अपॉन p नॉट ए प्लस yb अपॉन p नॉट b। सिंपल रिलेशन है, याद रखने आपको, ठीक है ना। केस 2 जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने लिक्विड सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये केस भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो केस है, ये केस हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट भी है, जो आज के सेशन का मेरा टॉपिक है। एंड ऑलरेडी वी हैव टेकन 12 मिनट हो गए, 3 मिनट लेट और लेता हूं, बस फटाफट रिवाइज करा दूं यार, क्यों मेरा मन ही नहीं मान रहा कि मैं आपको कैसे बिना बताए बिना चीजों को रिवाइज कर आगे बढ़ूं, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बेटा एक तरह से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या है, 0। इट मींस अब जो भी कुछ जाएगा वेपर में वो तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो जाएगा। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इट मींस सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट का ही है भाई, वी आर डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशन, इट मींस सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में ही है, बट जो सॉल्यूट है दैट वाज नॉन वोलेटाइल नेचर, वो सॉलिड स्टेट में था, डिसॉल्व हो गया, बट उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या है, 0। अब आपको जनरली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्वेश्चंस में जनरली क्या क्या एग्जांपल दिखेंगे, यूरिया दिखेगा, ग्लूकोज दिखेगा, सक्रोज दिखेगा, फ्रक्टोज दिखेगा, ये सब एग्जांपल सीखेंगे, NaCl दिखेगा, KCl दिखेगा, ये सब चीजें दिखेंगी और आपको हिंट मिल जाएगा भाई साहब कि आपने जो यूज ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, दैट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और कोई तरीका सर, यार अगर ये नॉन वोलेटाइल है ना तो इसका P नॉट 0 होता है, तो क्वेश्चन में इसका या तो P नॉट दिया नहीं होगा या पूछा भी नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, या तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिख देता है किसी किसी क्वेश्चन नॉन वोलेटाइल, या फिर बाय डिफॉल्ट आपसे वो अंडरस्टूड होता है कि आपको पता है भाई कि सक्रोज ग्लूकोज ये सब सॉलिड स्टेट के हैं और भाई इनका P नॉट 0 है, तो दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्वेश्चन कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता, बट आपके दिमाग में सब कुछ ट्रिगर करना चाहिए। सो अगेन इस केस में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन तो बहुत ईजी होता है, P इक्वल्स टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन की मदद से आ गया कि सॉल्यूशन है बट भाई सरफेस में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, बट अल्टीमेटली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कितने जाएंगे, दैट इज P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया। बट यहाँ पे एक टर्म और पूछा जाता है, व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हाट डू यू मीन बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई जब सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर था P नॉट सॉल्वेंट, आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हुआ ना, आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कितना कम हो गया, that is called its lowering of vapor pressure. So basically he is asking about you P naught of solvent minus P naught of solvent minus P, ये जो P जो आपने निकाला, वेपर प्रेशर क्यों कम होता है, एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने लेक्चर में कंप्लीट किया, जस्ट आप लोगों से गो थ्रू कर लेना। सो बेसिकली P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस P करेंगे तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
पी नॉट सॉल्वेंट कॉमन आ गया, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद रह सके तो बहुत अच्छी बात, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और एक टर्म और पूछता है जो कि अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना रिलेटिव कम हुआ, सो बेसिकली इज आस्किंग अबाउट पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, रिलेटिव कितना परसेंटेज कितना कम हुआ, तो बेसिकली इनिशियली कितना था उससे डिवाइड करेंगे ना, सो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको आप करोगे सॉल्व डिवाइड पी नॉट सॉल्वेंट करोगे बेटा, तो पी नॉट सॉल्वेंट कैंसिल, सो बेसिकली इट बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में अभी आज भी हम बात करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा उसमें। और थर्ड केस है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड मींस व्हिच डज नॉट मिक्स, जो कि मिक्स नहीं कर रही हैं, दोनों मिक्स नहीं कर रही, दोनों की डेंसिटी के फर्क, डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है बट दोनों एक दूसरे मिक्स नहीं कर रही, तो बेसिकली एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनता। लिक्विड ए और लिक्विड बी अपना इंडिविजुअल लेवल में बिहेव कर रही हैं। लिक्विड ए भी बोल रहा है भाई मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है 1, भाई मेरे साथ कोई और प्रेजेंट नहीं है। लिक्विड बी क्या बोल रहा है, मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है 1। सो बेसिकली वहां पे टोटल वेपर प्रेशर हो जाता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है ना, वहां पे दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, इंडिविजुअली दोनों एक सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बिकॉज एक्स ए एंड एक्स बी इक्वल्स टू 1। दोनों मिक्स ही नहीं किए तो सॉल्यूशन बना ही नहीं प्रॉपर। ठीक है ना, सो दीज आर द थ्री केसेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 5 लेक्चर्स, जहां आपने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात करी थी। जो बच्चे आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप पहले के 5 लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है ना, चलिए सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहली बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमको कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। एक तरह से अब सेशन हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है ना, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पढ़े, आप सभी बच्चे डेफिनेशन पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends on number of solute particles present in a solution and does not depend on the nature of solute particles are known as colligative properties। नहीं समझ में आया सर, यार ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सॉल्यूट कौन सा डाला, आपने शक्कर डाला, आपने नमक डाला, आपने सक्रोज डाला, आपने केसीएल डाला, इट डज नॉट मैटर्स, इट ओनली मैटर्स कि आपने कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले। अगर सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, चाहे नेचर अलग अलग है, तो भी वो प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बिकॉज वो डिपेंड नहीं करती नेचर पे। द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स बराबर है तो वो प्रॉपर्टी भी बराबर होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, सॉरी नॉट नेचर, which depends on the number of solute particles and does not depend on the nature of solute particles are known as colligative properties। इस प्रॉपर्टीज को आप डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे डेमोक्रेसी, भाई वर्ड एक डेमोक्रेसी आपने वर्ड सुना होगा कि डेमोक्रेसी में जब हमारा चुनाव होता है तो इट मैटर्स, द ओनली द थिंग विच मैटर्स इज नंबर्स। कितने वोटों से आपने जीता, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इट नंबर्स, नंबर्स पे ये नहीं डिपेंड करता कि वोट देने वाला कौन था, लूला था, लंगड़ा था, औरत था, आदमी था, फर्क पड़ता है क्या, नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर्स। कि वहां पे चेक कर चाहिए था कि हाँ इतने लड़कियों ने दिया आपको भाई इतना वोट, ऐसा नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। सेम चीज यहाँ पे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले बताऊंगा आपको। तो जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि भाई मैंने 2 सॉल्यूशन बनाया, पहले सॉल्यूशन में 1 मोलल पहला में बनाया 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, दूसरे में बनाया 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है ना, 1 मोलल मींस दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, सेम। भाई दोनों का वॉल्यूम सेम है, भाई लेट से दोनों 1-1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है दोनों का, दोनों का 1-1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी कितने हो गए, सेम हो गए। बट एक में क्या था, यूरिया सॉल्यूशन था, एक में ग्लूकोज सॉल्यूशन था। अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया,
हमने पहले वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, लेट से वो x आया, दूसरे वाले का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, लेट से y आया, ठीक है ना। सो इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि भाई आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम रखे बट दोनों को अलग अलग ऐड किया, बट बॉइलिंग पॉइंट आपका सेम आया। आपने पानी में एक में शक्कर डाली, एक में यूरिया सॉल्यूशन बनाया, बट नो डाउट, लेकिन आपने ये इंश्योर किया कि अगर आपने दोनों के सॉल्यूट पार्टिकल सेम रखे, कि दोनों में 1 मोलर रखा, तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आया। सो बेसिकली क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैटर करी कि आपने नेचर क्या था सॉल्यूट पार्टिकल का, नहीं, नंबर्स पे मैटर करता है। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब ऐसी कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में, नो डाउट। और टोटल हमारी सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कहीं भी मेरे किसी भी एक्सप्रेशन में ये मैटर नहीं करेगा कि भाई इसका मास कितना था, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर पे, ठीक है ना। सो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, मैं आपको जस्ट अभी बता दूं, ये चारों के चारों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले आपको बता दूं। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम सिर्फ एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखें, हम ये चारों के चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं जहां पे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे तो मैं आपको बता दूं कि यार हमने वेपर प्रेशर निकालना सीखा है एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जहां पे वोलेटाइल सॉल्यूट भी होता है, बट नाउ वी आर स्टडिंग ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जहां पे सिर्फ हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जहां पे आपने सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है ना। सो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड। पहला पॉइंट कि अगर सारी सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंटर रिलेटेड है, अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है दूसरी आप निकाल पाएंगे कुछ ना कुछ मदद से, हेल्प, ठीक है ना। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और इस सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वेरिएशन हमको एकदम ऑब्जर्व नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बताया। एक्सपेरिमेंटली इसके रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट नहीं रहते, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट मींस यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी भी डाइल्यूट है, कि आपके 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 मोलर से ज्यादा इज कंसिडर्ड टू बी concentrated, 2 molar, 5 molar, 3 molar, 10 molar, now these are concentrated. 0.1 is also a dilute, कि आपका 0.1 moles of solute is present in 1 liter of solution, बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। सो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि आपने ऑलरेडी पहले करी हुई है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद करिए, मैंने अभी जस्ट पीछे आपकी स्लाइड में आपको जो मैंने केस नंबर 2 बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद करिए वहां पे एक एक्सप्रेशन आया था हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने पहले डिराइव कर ली, बट मैं फिर से आप लोगों के लिए डिराइव करूंगा अभी, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम RLVP भी लिखते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूं कि दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेसिकली हम निकालने तो जो जाएंगे, जो चीज हम निकालेंगे वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बट वहां पे कुछ करते करते हम एक टर्म में आ जाते हैं जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टर्म आया था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस इट कैन बी सॉलिड इन नेचर, दैट इज उसका पी नॉट क्या है, दैट इज पी नॉट क्या है उसका, पी नॉट इक्वल टू उसका क्या है 0, जो कि क्वेश्चन में देगा नहीं, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। हम समझ जाएंगे अच्छा हाँ इसका क्वेश्चन में नहीं दिया वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर नहीं दिया है, इट मीन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। जनरली आपको क्या मिलेंगे, ग्लूकोज, सक्रोज,
फ्रक्टोज, NaCl, KCl, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिखेंगे। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे। बट आपको फर्क पता आना चाहिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। क्या होता है ना, सबसे इजी चैप्टर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, इतना सारा वेपर प्रेशर पढ़ाया, क्या पढ़ा रहे, मिक्स हो गई चीजें, फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं, बच्चों को समझ में आता है कब कौन सा यूज करना है, बस उतना ही फर्क होता है। ठीक है ना, तो ये पार्ट तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, बट स्टिल फिर से रिपीट करूंगा। तो बेसिकली आपका पहले प्लस प्योर लिक्विड था, लेट्स से ए, ठीक है ना, उसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट सॉल्वेंट। आपने जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब उस लिक्विड सरफेस में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उस ए की वेपर में फेस में इवापोरेट होने की टेंडेंसी क्या है, जीरो। बिकॉज सॉरी बी के, सॉरी नॉट ए के, बी की, बी आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया विच इज बी, ठीक है ना, तो बी की वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी क्या है, जीरो। लेकिन सिंस सरफेस में अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के कम हो गए, तो वेपर प्रेशर जो पी है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ पी इज लेस देन पी नॉट सॉल्वेंट होगा। क्यों होगा सर, बिकॉज सरफेस में अब बी के मॉलिक्यूल्स पे आ गए, जो कि अब ए के मॉलिक्यूल सरफेस में कम हो गए एक तरह के हैं। तो ए के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो ए की वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो उसके कारण जो वेपर प्रेशर क्रिएट है वो भी कम हो गया। तो कैन आई से दैट जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने बताया था, उसने एक्सपेरिमेंटली किया कि उसने स्टेटमेंट दिया था कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ड्यू टू अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर हमने एक कंक्लूजन पहले निकाला हुआ है, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था आपका, P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा था बेटा, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो व्हाट डू मीन बाय लोवरिंग, पहले कितना था, तो पहले था P नॉट S, अब कितना हो गया वेपर प्रेशर, सब P हो गया। इसकी वैल्यू भी निकाले, इसको क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज नोन एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट एस कितना है, तो पी नॉट एस ही है, माइनस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना है, पी नॉट ऑफ एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट एस कॉमन आ गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 होता है, देयरफॉर पी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर पी नॉट ऑफ एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूट। ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट स्टिल इट इज अ रिजल्ट। अगर याद रह सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी रहा तो ऐसा कोई हैवी फॉर्मूला नहीं बेटा, बस पता होना चाहिए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, which is basically it is P naught of solvent, pure solvent minus vapor pressure of solution, ठीक है ना। देखो मैं इसको ऐसे नोट करता हूँ, अब बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखूंगा, आई राइट पी नॉट स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, ध्यान रखिए अपॉन पी नॉट, रिलेटिव कितना कम हुआ, कितना परसेंटेज कम हुआ, तो नीचे क्या आएगा, बाय पी नॉट, पी नॉट मीन्स ओरिजिनली पहले कितना था वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट। सो बेसिकली पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन, आप पी नॉट से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली पी नॉट कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही है हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो कई लोगों को जैसे क्या होता है यार, कई लोगों को ना जनरली ये फॉर्मूला याद आता है, बस ये याद नहीं रहता कि भाई पी नॉट ऑफ, कि भाई सर हमको ये फॉर्मूले पहले दो याद नहीं रहे, बट सिंस आपने इस फॉर्मूले को इतना फ्रीक्वेंट यूज किया कि आपको ये याद रहता है, तो क्वेश्चन में आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, आपको क्वेश्चन में पीएस पूछा है, आपको पी नॉट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप इसकी मदद से भी पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप यूज नहीं कर सकते, और इसी का यूज हमको आगे बहुत करना है, ठीक है। सो एक्सप्रेशन यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक चीज और, ये दिस इज बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आपको दिख रहा है कि सर ये डिपेंड किसमें कर रही है, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर्स। बेटा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो बेसिकली नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस टर्म इज नोन एज RLVP, and this property is a colligative property which depends only on the number, that is number of solute particles। वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, ठीक है ना।
अब देखो ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और सिंपल करना चाह रहा हूँ। बट वो एक्सप्रेशन में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं आएगा, बट एक नया एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकें। देखिए, मैं यहाँ पे एक फास्टर कैलकुलेशन के लिए और फास्टर कैलकुलेशन एक एक्सप्रेशन आपको और दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ आपको समझाऊंगा, फिर रुकिएगा, देखिएगा। देखिए, आपके पास एक रिजल्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या किया, दोनों रिलेशन को उल्टा कर दिया, रिवर्स लिख देता, रिवर्स कर दिया। डेरिवेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मन में शांति रहे। बेसिकली पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। यहाँ क्या है तो यहाँ भी रिवर्स कर दो। ऊपर क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हो गया, रिवर्स किया। अब दोनों तरफ -1 कर दो, -1, subtracting -1 on both the sides, subtracting -1 on both। मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ बस बेटा, एक्सप्रेशन को एक अच्छा एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एग्जाम टाइम पे यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने वाला काम क्यों करूँ यार मैं। क्वेश्चन मुझसे, मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन में पीएस पूछा है, मुझसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मान लीजिए, तो क्यों बैठ के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करूं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड। बट न्यूमेरिकली यू हैव टू डील विद दिस एक्सप्रेशन। आप इस इक्वेशन को बहुत यूज करेंगे तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम होगी बार बार यार। मेरी बात आपको शायद तक समझ में आ रही होगी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करना बड़ी गंदी वैल्यूज कई बार आ जाती हैं। तो ये इस फॉर्मूले को यूज करके पीएस निकालना, ये इस फॉर्मूले को यूज करके आगे डील करना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका रीजन भी आपको और अच्छे से बताऊंगा, इसका और क्या अच्छा रीजन है। सब्ट्रैक्टिंग -1 ऑन बोथ दी साइड्स किया तो क्या हुआ, सो बेसिकली क्या हो गया, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस -1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। -1 किया तो बेटा ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और आ गया अपॉन नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। माइनस माइनस के तो बेटा ये तो सुहा होली है, ठीक है ना। पी नॉट माइनस पी एस किए तो क्या हो गया बेटा, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस हो गया अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। और ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए बेटा पी नॉट भी सुहा हो गया, ठीक है ना। अगेन रिवर्स कर दो, अगेन रिवर्सिंग, अगेन रिवर्स कर दिया अपन ने। क्या एक्सप्रेशन आ गया देखो, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस है इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ना। ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा रिलेशन है। देखिए, अब आप समझने की कोशिश करो, या देखिए ये जो टर्म है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, दिस इज नॉट अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट दिस टर्म इज इजी फॉर द कैलकुलेशन। अगर मेरे को ये एक्सप्रेशन याद रहता है तो बेटा मेरे को एक्सप्रेशन में देखो, ऊपर देखो, पहली बात तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ठीक है सर, मान लीजिए पी एस निकालना हमको। दूसरी बात, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बस नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन हमारी काम का है। दूसरी बात, ये एक्सप्रेशन आपको तब और ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं आपको एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तब आपको लगेगा हाँ सर हम तो सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो अभी के लिए आप मेरी बात को बस मान लो कि सर आप जब एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाओगे तो उस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस रिलेशन जो आपके सामने ये लिखा है विच इज अ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन है, इससे बेटर है कि सर आप मेरे ये एक्सप्रेशन यूज करके आप मेरे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा। क्यों, आपको समझ में आएगा, लेकिन जब मैं आपको एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, आपने अभी देखा हमने जब ये फॉर्मूले को डराइव किया सब जगह मोल फ्रैक्शन आ रहा था। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग मोल फ्रैक्शन इन द क्वेश्चन और मोल्स का डेटा देने के बजाय वो क्वेश्चन में आप कंसंट्रेशन देता है इन द टर्म्स ऑफ
मोलैलिटी, स्मॉल m, मोलैलिटी which is moles of solute upon mass of solvent in kg. अगर with the help of this expression, in case मैं इस एक्सप्रेशन को मोलैलिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो क्वेश्चन में अगर मेरे को मोलैलिटी दिया कि लेट्स अ 5 मोलल सॉल्यूशन, तो बेटा मोलैलिटी अब सीधे सब्स्टिट्यूट करना। नहीं तो अगर आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मोलैलिटी दिया है, तो आपके पास एक तरीका क्या है, कि आप मोलैलिटी को मोलैलिटी की मदद से आप मोल फ्रैक्शन निकालें विद द हेल्प ऑफ इंटर कन्वर्जन फार्मूला, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग पढ़ाई देखी। ये क्वेश्चन में दिया मोलैलिटी, सब मेरे को एक्सप्रेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए या सॉल्वेंट चाहिए, जो भी चाहिए, आप इसकी मदद से आप मोलैलिटी निकालो। या तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बस इसी फॉर्मूले को अगर आप इस एक्सप्रेशन को याद रखते हैं तो आप मोलैलिटी में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं बेटा, मेरे को भी याद नहीं है, बट मैं इस एक्सप्रेशन की मदद से मोलैलिटी निकाल लेता हूँ, इस फॉर्मूले को मोलैलिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। ठीक है ना? कैसे? देखिए, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ रखा है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला लिख दो बेटा, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मजा आ जाएगा एक्सप्रेशन देखे। सो इट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस है, ध्यान रखना, इट इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बट दिस एक्सप्रेशन इज वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। कैसे? देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दिया मैंने, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलर मास सॉल्वेंट ऊपर चले गए डिवाइड होने के कारण, ठीक है ना? फिर मैंने इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, ठीक है ना? अब बताइए ये टर्म क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए बेटा, ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बन गया, देखिए डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, बिकॉज भाई मोल्स निकालते तो मास हमेशा हमारा किस में रहता है, ग्राम में रहता है, बट हमको मोलैलिटी के लिए इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो बेसिकली डिवाइड बाय 1000 चाहिए, जो कि ये रहा। तो क्या ये टर्म पूरा बन गया मोलैलिटी? तो देखिए मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट अब बता रहा हूं कि क्वेश्चन में गलती से आपको मोलैलिटी दे दिया और आप क्वेश्चन को छोड़ गए, सर मोलैलिटी दिया है हमको, तो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन चाहिए, हमको आता ही नहीं सर, छोड़ दिया अपन ने। भाई क्यों छोड़ोगे? फिर वहां पे आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप इस एक्सप्रेशन को याद रखो बेटा, फिर 2 मिनट लगेगा डेराइव करने में, कि आपको, क्योंकि आपको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है, व्हिच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने का एक स्टेप का काम है यार, बस अगर आपका दिमाग ट्रिगर करता है तो आप तुरंत ट्रिगर करके कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको भी याद रखें तो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगेन इतने फॉर्मूले सर याद कैसे रखेंगे सर, बच्चे की जान लो क्या। एटलीस्ट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा आपको फिर फॉर्मूले भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, या फिर आप डेराइव कर लोगे ऑन द स्पॉट। आप सिर्फ 1-2 एक्सप्रेशन काम के याद करो, रिवाइज करो, बाकी सब चीज ऑन द स्पॉट आप डेराइव कर लो ना जितनी जरूरत है, और 2-3 बार आपने यूज किया, आपका काम हो गया, ठीक है ना? तो बेसिकली ये रही समरी हमारे सामने। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना होता है, विच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है ना? और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप चाहे तो इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू टी एस इक्वल्स टू, पी एस बोलूँ या पी बोलूँ, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि राउल्ट्स लॉ बेसिक है, बट इस एक्सप्रेशन के साथ खेल खाल करके हमने ये एक्सप्रेशन भी निकाल रखा है, और इसको और अच्छा एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। व्हाट इज पी एस, ध्यान रखना, व्हाट इज पी नॉट, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो आपने सॉल्वेंट लिया है, एंड व्हाट इज पी एस, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे केस कौन सा है, ठीक है ना? इस एक्सप्रेशन को भी आप याद रखेंगे तो बहुत हेल्प रहेगी आपको।
क्यों? क्योंकि आगे जाके जब मैं एब नॉर्मल पढ़ाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन आपको ज़्यादा ईजी रहेगा यूज़ करने पे, ठीक है ना? और इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी भी है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। याद मत रखना बेटा, कोशिश करना कि इसको हमेशा बार-बार आप डेराइव कर सको। इतने फॉर्मूले मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता याद करने के लिए। बट स्टिल मेरा पार्ट है आपको बोलना कि अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इस केस पे हमने क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। हमने पहले इस केस पे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन जो जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके आपको बताऊंगा। एक जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया बताया आपको डेराइव करके मैंने, और एक ये कि भाई लेट से सर हमको नहीं पता, हमको सर आप दूसरा तरीका ही बताओ। आपने इंटर कन्वर्जन में पढ़ा है ना सर, उसका यूज कर लो आप। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय 565.5 mm। तो बेसिकली ये हमको पी नॉट दिया है, प्योर वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, प्योर का दिया है, तो बेसिकली पी नॉट दिया हमको कितना 565.5 mm ऑफ एच जी। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। इट मींस आपको क्वेश्चन में मोलालिटी दी है किसकी, 1, जो आपने सॉल्यूट ऐड किया उसकी 1 मोलालिटी दी है। कंसीडरिंग द सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल लिख दिया क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब आपको बाय डिफॉल्ट ग्लूकोज का पी नॉट नहीं दिया है, इट मींस इट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिख दिया कंसीडरिंग सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल, और इस केस में वेपर प्रेशर निकालना है। अब आप बोलोगे सर हमको तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता है सर, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो क्वेश्चन में पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट तो मेरे को दिया है क्वेश्चन में, ये राउल्स लॉ की इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले सर, हमको तो मोलैलिटी ही पता है बस, क्वेश्चन में मोलैलिटी पता है, मोलैलिटी व्हिच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता। चलो सर इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पा रहा, मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है सर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट which is known as relative lowering of vapor pressure, it is equals to mole fraction of solute। अगेन सर ये एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, मेरे को कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी पता है। कोई बात नहीं सर। एक और एक्सप्रेशन सर आपने आपको थोड़ी देर पहले अभी जस्ट बताया सर, हमने आपको एक रिलेशन बताया सर, आपने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विच इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इक्वल्स टू, अभी जस्ट प्रूव किया था मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। देखो ये एक्सप्रेशन को यूज करो। क्वेश्चन में पी नॉट दिया आपको 565.5, इसको पीछे सॉल्व करते हैं अपन। ये सभी एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पाया, बट नॉट दिस एक्सप्रेशन इज हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल। अब मेरे को याद था, अभी जस्ट मैंने आपके सामने डराइव किया, अदरवाइज मैं चाहता तो डराइव भी कर लेता। ठीक है, जो आपको मैंने तरीका बताया। एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन, रुकिए। ठीक है ना, तो क्या किया अपन बच्चों ने, अपन ने क्या पी नॉट माइनस पी एस कितना दिया, सॉरी पी नॉट दिया अपने को क्वेश्चन में 565.5 माइनस पी एस निकालना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालना है। मोलालिटी क्वेश्चन में दिए 1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपके पास, वाटर है, वाटर है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपके पास 18 हो गया, डिवाइड बाय 1000। ठीक है ना, आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं। तो बेसिकली कितना हो गया 565500 माइनस 1000 पी एस इक्वल्स टू 18 पी एस, देयरफॉर पी एस कितना आ गया, इट इज 565500 डिवाइड बाय 1018। कितना आ रहा है सॉल्व करके देखें, मैं अपना कैलकुलेटर यूज कर लूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 565500 डिवाइड बाय 1018 सॉल्व करके आता है बेटा, ये आ रहा है 555.5 mm ऑफ एच जी। तो बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, इट इज 555.5 mm ऑफ एच जी। और ऑब्वियस सर कम आना चाहिए था, प्योर सॉल्वेंट का 565 है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो होना ही चाहिए था सर। 565 से 5555 आ गया, 10 mm कम हो गया, ऑब्वियस होना भी चाहिए था बिकॉज आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। ये एक तरीका हो गया, दिस इज माय फर्स्ट टेक्निक। सर ये फॉर्मूला आपने जो मोलैलिटी के टर्म्स बताया हमको नहीं पता था, या फिर सर हो सकता है क्वेश्चन में मोलैलिटी ना देके परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे दिया होता सर, तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते क्या, बिकॉज मेरे को तो फॉर्मूला से मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही पता था। नहीं,
अब मैं आपको एक और टेक्निक बता सकता हूँ कि भाई मैंने क्या बोला, एक पेज ऐड करते हैं इसी को। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा टेक्निक सॉल्व करने का क्या है कि भाई हमने क्या किया, सब मेरे को तो फॉर्मूला एक ही पता है, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। भाई ये पता है, या फिर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला एक्सप्रेशन पता है, बस आपको यही पता है, आपको मोलालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं पता। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, सर आपको क्या करना है, सर आपको मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास एक रिलेशन और है कि सर आपको ये तो पता है, क्वेश्चन में दिया है, ये चीज आपको नहीं पता, ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मेरे पास एक रिलेशन है आपको, जो मैं थोड़ी देर पहले लिखाया था कि मोलालिटी इक्वल्स टू, विजिबल है क्या, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब ये एक्सप्रेशन में खुद को याद नहीं था, इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये एक्सप्रेशन है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, बिकॉज मेरे को खुद को ही रिलेशन, देखो मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, ये एक्सप्रेशन में खुद कंफ्यूज होता था, ये वाला एक्सप्रेशन। देखिए आपको कितनी हेल्प मिलेगी इसकी मदद से। तो लेट से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स है, तो मोलालिटी कितनी थी क्वेश्चन में दी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर एक्स है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1000 डिवाइड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 18, सॉल्वेंट कितना है आपका वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन लिखा है ना, वाटर है। सो क्या आ गया एक्सप्रेशन देखो, 18 माइनस 18x इज इक्वल्स टू 1000x, तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 18 बाय 1018, ये x आ गया। नाउ दिस x इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। सो देयरफॉर 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, इट इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 18 बाय 1018, 1018 कितना आ गया बेसिकली 1000 बाय 1018, तो देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 565.5 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सेम एक्सप्रेशन आ गया बेटा, यही एक्सप्रेशन आया था कि 565,500 डिवाइड बाय 1018, ये एक्सप्रेशन मैंने डेराइव किया था, सेम आया कितना है 555.5 mm ऑफ एच जी। आई थिंक मैं आपको मेरा वो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कंक्लूड कर पाया हूँ यार, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ मैंने आपको इस क्वेश्चन की मदद से आपको कंक्लूड कर दिया। क्या सिखाना चाह रहे हैं सर, बार बार आप बता ही नहीं रहे हो सर। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई या तो आपको देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको पहली बात क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन ही दे, जो कि आपको नो डाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, बट क्वेश्चन आपको मोल फ्रैक्शन ही दे वैल्यू, कंसंट्रेशन को उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। और जनरली क्वेश्चन में करेगा देखो वर्स्ट केस सिनेरियो मोलैलिटी में देगा, मोलैलिटी में देगा तो आपसे क्वेश्चन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पूछ ले, तो आप चाहिए तो एक एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, या फिर मैंने आपको बोला है कि आपको दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसी एक्सप्रेशन को क्या है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वहां से आप 2 मिनट लगेगा आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की मदद से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। दूसरा तरीका क्या था कि भाई आपको क्वेश्चन में दिया मोलैलिटी और आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन, आपने इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज किया, उसकी मदद से मोल फ्रैक्शन निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर निकाला। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्या मेरी बात सबको क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको हिंट दूंगा सॉल्व करने का। एट 48 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CS2, अल्टीमेटली अगेन मेरे को प्योर का दिया है, दैट इज पी नॉट दिया है, पी नॉट इक्वल्स टू 850 टॉर दिया है, कैन आई राइट इट, a solution of 2.0 gram of sulfur in 100 gram of CS2 has vapor pressure of 849.8 44.9 torr. Determine the atomicity of sulfur molecule. Now what do you mean by atomicity? कि सल्फर मॉलिक्यूल पे जो सल्फर का मॉलिक्यूल आपने जो ऐड किया उसमें कितने एटम्स हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया आपको कि कहीं भी सॉल्यूट जो आपने ऐड किया है 2 ग्राम सल्फर वो नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल है, कंफ्यूजन सा कौन सा केस यार, क्वेश्चन में कहीं पे प्योर सल्फर की पी नॉट के बारे में बात किया क्या, कहीं क्वेश्चन में कहीं प्योर नॉट पी नॉट ऑफ सल्फर दिया क्या, पी नॉट ऑफ सल्फर इक्वल्स टू दिस, नहीं। इट मीन सल्फर कैसा हो गया बेटा, सल्फर सर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में आपको कैसे ट्रिगर करेगा। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी सल्फर के पी नॉट के बारे में बात नहीं करी, ना दिया है ना पूछा है। इट मीन सल्फर इज कंसिडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब कौन सा केस है? केस नंबर 2। ठीक है सर, चलिए। तो लेट द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर कितना हो गया? लेट एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, वैसे आपको सबको पता है कि सल्फर सर हमको एसिड के फॉर्म में होता है, बट यही चीज तो हमको प्रूव करनी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है बेटा कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास निकालना, आपका जो सॉल्यूशन है उसका मोलर मास निकालना। बिकॉज एक्सपेरिमेंट करके आप रिजल्ट्स निकाल लेते हैं और फिर उसकी मदद से आप उसके एक्सप्रेशन की मदद से आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप वहीं से आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट निकालते हैं। ठीक है ना? तो देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपके पास? भाई एटॉमिसिटी x है, तो देयरफॉर आपका सॉल्यूट क्या हो गया? लेट सॉल्यूट हो गया आपका Sx। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए बेटा? 32x अपॉन उसका, सॉरी, सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए? कितना मास है बेटा? 2 ग्राम अपॉन उसके मोल्स कितने हो गए? 32x। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो गए आपके पास? इसका 100 ग्राम है, डिवाइड बाय CS2 का मोलर मास। मोलर मास ऑफ CS2 कितना आएगा बताओ बेटा? 32 प्लस 32 सल्फर का 64, 64 प्लस 12 कार्बन का, तो 66, 76। तो उसके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 76। ठीक है ना? सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको पी नॉट की वैल्यू दी है। क्वेश्चन में कितनी दिया है? आपको 850 दिया है, और आपको पी नॉट एस, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया है, पीएस भी दिया है। कितना दिया क्वेश्चन में? 844.9 टॉर। ठीक है ना? आप इस एक्सप्रेशन का यूज करें जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला यूज कर लो बेटा, पी एस वाला, नॉट रिलेटिव रोलिंग वाला। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो आपको क्वेश्चन में पी नॉट दिया है, पी एस दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, ये वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ 1000/76। सो अल्टीमेटली आपको सॉल्व करके यहाँ से एक्स निकल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे सो घर में क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर की मदद से करें, बिकॉज आप बिना कैलकुलेटर करेंगे तो आप आंसर पहुंच नहीं पाएंगे। बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपका आंसर आप पहुंच पा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद, बिकॉज कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू बहुत छोटी आती है, फिर डिवाइड करके सॉल्व करना मैनुअली प्रॉब्लम आएगा। हो सके तो आप कैलकुलेटर यूज करके इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर 8 आ जाएगा, 7.9 समथिंग 89 आएगा। तो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू 8। एटॉमिसिटी इज बेसिकली इज इन इंटीजर वैल्यू, तो इसको आप 8 लिखेंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, मैं आई थिंक टाइम देखूं तो हमारा सेशन हो चुका है ऑलरेडी 55 मिनट्स का, जो कि मैं चाह नहीं रहा था, बट अगेन रिवाइज कराने के चक्कर में और मैं काफ़ी दिनों बाद सेशन ले रहा था तो मेरा सेशन थोड़ा लंबा हो गया। बट आई थिंक मैंने अपनी बात आप तक बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको पुटअप कर दी कि पहली बात आपके पास कितने केसेस हैं, सभी केसेस को समराइज कर चुका हूँ मैं आपको, और साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा मोल फ्रैक्शन के डेटा दे या मोल्स दे। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, मोलैलिटी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में जनरली आपको बुक्स में, आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मोलैलिटी के टर्म्स में क्वेश्चन दिखेगा और आप बोलोगे यार हमको तो पता ही नहीं सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, आपको मोलैलिटी दे दिया, जबकि आपको उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की आपको मोल फ्रैक्शन की जरूरत होती है, आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले ना हो जाए। तो आपको एक एक्सप्रेशन बताया मैंने कैसे डराइव करके, उस एक्सप्रेशन को आप डराइव भी कर सकते हो, या तो आप उस एक्सप्रेशन को याद रख लो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू ट्राई, हम तीनों बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे, बिकॉज नेक्स्ट तीनों प्रॉपर्टीज इजी हैं, सिंपल हैं, सभी प्रॉपर्टी सिंपल हैं, बट अगेन वो बाकी सब प्रॉपर्टी में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, बट यहाँ पे फॉर्मूले ज़्यादा थे और मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन लंबा चले गया। सो आज के सेशन को यहीं तक रखूँगा। एंड अगर आपको हमारे सेशंस में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब अपने दोस्तों को बताओ, यहाँ पे 12th के सेशंस, 11th के सेशंस भी जल्द ही मैं सेशंस को स्टार्ट करने वाला हूँ, कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स। ठीक है ना? जल्दी इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड विल स्टार्ट इन द न्यू चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, उसको भी कंप्लीट करेंगे अपन। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशंस को, आप लोग चीज़ों को नोट्स बनाते रहें, और मैं आपको सभी बच्चों को इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के दूंगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें, जिसके थ्रू मैं आपको सभी लेक्चर्स के जो भी हमारे डिस्कशंस हुए सभी लेक्चर्स को क्लब करके एक सिंगल फाइल बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप कंफ्यूजन नहीं रहे, आप मिक्सअप नहीं करें चीज़ों को, वो मेरा काम है, बट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और क्वांटम फैक्टर वो एक क्लास लेगा हमारा, वो सब एक साथ चलेगा।
और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हो सकता है वो 2 क्लास चले जाए, बिकॉज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा अलग-अलग टाइप के आपको बहुत सारे मैं। और एक क्लास लूँगा आपको हेनरीज़ लॉ, छोटा-सा टॉपिक है, सिंपल है, 30 मिनट्स का टॉपिक है, फिर हमारा सेशन कंप्लीट। फिर आप अपने डाउट्स पूछिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट में ग्रिप बहुत अच्छी होगी एंड जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी आप चीज़ों को बाइफरकेट करके पढ़ सकें, कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि आपको सोचना किस डायरेक्शन में, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? चलिए। सो यहाँ आज आप लोगों से अलविदा लूँगा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।